अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, नोटिफ़िकेशन बहुत हो गया। अब नोटिफ़िकेशन हो गया और एक नहीं बल्कि 2-2 नोटिफ़िकेशन हो गए, क्या कहेंगे? चलें कौम की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं हुँ, और 3 नोटिफ़िकेशन हुए, 2 नहीं हुए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तैनात हुए हैं, 4 दिसंबर 2025 को। हुँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, 4 दिसंबर 2025 को। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टेन्योर है 4 दिसंबर 2025 से 3 दिसंबर 2030 तक। तो आप एक बात तो ये समझें कि आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मुल्क के आर्मी चीफ और सीडीएफ हैं 3 दिसंबर 2030 तक। इसका मतलब है कि 2029 के इलेक्शन भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए होंगे। इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन भी फील्ड मार्शल कराएंगे। लिहाजा अगर उनको 2030 तक ये टेन्योर दिया गया है और कानून के मुताबिक उनको एक और एक्सटेंशन भी मिल सकती है, तो फिर वो 2035 तक है। जो मुझे आज की इस सारी खबर से नज़र आ रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना टेन्योर 3 दिसंबर 2035 तक सिक्योर कर लिया है। 29 का इलेक्शन करा के वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएंगे। वो उनको एक और एक्सटेंशन देगी जो 2035 तक होगी। तो इसका मतलब है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी 3 दिसंबर 2030 तक इस मुल्क के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं और फिर एक 5 साल की वो एक्सटेंशन और ले सकते हैं जो 2035 तक होगी, क्योंकि ये अब उनकी एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। हुँ, पिछला टेन्योर ख़त्म हो गया। 27वीं तरमीम के बाद उनकी एक फ्रेश अपॉइंटमेंट एज सीडीएफ और आर्मी चीफ हो गई, जो पहली अपॉइंटमेंट उनकी कंसिडर होगी और वो 5 साल के लिए 2030 तक हो गई। इलेक्शंस तो जो हैं वो ऑलमोस्ट 29 के मिड में होने हैं जाके, और इनका टेन्योर दिसंबर 2030 तक होना है, यानी कि ये इलेक्शंस के भी बाद 1.5 साल तक होंगे। इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, पहली बात आप ये समझें। हाँ, एक और साथ नोटिफिकेशन हुआ है, वो है एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू साहब की मुद्दत में 2028 तक तौसी कर दी गई है। उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था मार्च 2026 में। हुँ, अब उनको मार्च 2026 से अभी ही 2 साल के लिए मार्च 2028 तक तौसी दे दी गई है। अब बहुत सारे आज हमारे दोस्तों ने ट्वीट किया हुआ था कि सीडीएफ की अपॉइंटमेंट पर काफ़ी हद तक एयर चीफ और आर्मी चीफ के दरमियान एक इख्तलाफ मौजूद था। हुँ, कुछ ट्वीट्स ऐसे मेरी नज़र से गुजरे हैं जिसमें ये कहा जा रहा था कि एयर चीफ का ये मौक़िफ़ है कि एयर फोर्स जो है बिल्कुल डिफरेंट फोर्स है, उसका आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी कमान अलग होनी चाहिए, उसकी तकनीकी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी वॉर सीडीएफ कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी ऑपरेशनल सारा कुछ सीडीएफ के पास नहीं हो सकता। वो सीडीएफ का एक रहनुमाई का रोल तो हो सकता है, लेकिन ऑपरेशनल सारी चीज़ें एयर चीफ के पास होनी चाहिए। अभी मई की जंग में भी हमने 7 जहाज़ गिराए हैं, उसमें आर्मी चीफ का कोई रोल नहीं है, वो एयर चीफ ने गिराए हैं। उनका ख़्याल था कि एयर फोर्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेशनल आज़ादी होनी चाहिए। ये आज मुख्तलिफ जगह पे ट्वीट हुआ हुआ था कि सीडीएफ में बुनियादी कोई सिविल मिलिट्री तनाज़ा नहीं था। एयर फोर्स, नेवल और मिलिट्री आपस में कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर रहे थे, जो मेरे ख़्याल में हो गया है, और उसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें एयर चीफ को भी 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। वो अब 2028 तक हैं, लेकिन आसिम मुनीर 2030 तक हैं। तो इसलिए आसिम मुनीर को 5 साल की मिल गई है, उनको आप समझें 2 साल की मिली है। तो 3 नोटिफ़िकेशंस आपके सामने मौजूद हैं। जो लोग आसिम मुनीर साहब को घर भेज रहे थे, जिनका ख़्याल था कि उनके अब घर जाने की बारी आ गई है, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि आसिम मुनीर इस मुल्क में 2035 तक अपना टेन्योर सिक्योर कर गए हैं। 2030 तक का ये टेन्योर है, एक एक्सटेंशन उन्हें 5 साल की और मिल सकती है अभी, और वो 2035 तक का अपना टेन्योर सिक्योर कर चुके हैं। बाकी आगे रब जाने और उसकी बातें जाने। फिलहाल जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अगर 29 के बाद अगले इलेक्शन 34 में होनी है, तो 34 का इलेक्शन भी
उन्होंने ही कराना है। तो मुज़म्मिल साहब, अब बात करेंगे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से, और मुलाकातों पर पाबंदी, फिर उसके बाद अडयाला जेल के बाहर कोई एहतजाज नहीं होगा, कानून की रिट को कायम किया जाएगा। एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, जो चीज़ें मुबहम थी उनको और क्लियर कर दिया गया है कि कानून हरकत पे आएगा अगर एहतजाज किया गया, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में आपको जो 2030 तक का नोटिफ़िकेशन है, जिसको मैं 2035 तक का नोटिफ़िकेशन समझता हुँ, हूँ, जो मेरे नज़दीक 2035 तक का नोटिफ़िकेशन है, मेरे नज़दीक अगले 2 इलेक्शन अगर आसिम मुनीर साहब ने कराने हैं, 29 का भी और 34 का भी, तो फिर इस मुल्क में आप फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गालियाँ देकर कोई इतनी आसानी से तो नहीं रह सकते। हुँ, मुलाकातें भी बंद होंगी, जेल में सख्ती भी होगी और वो जो रियायतें थीं वो ख़त्म हो जाएँगी। मैं समझता हूँ अब एक डिफरेंट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नज़र आएँगे। एक तो जनरल बाजवा जाती दफ़ा बहुत सारे जरनैल एक्स्ट्रा लगा गए थे, जिसकी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी टीम इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब सब कहते हैं जनरल बाजवा ओवर प्रमोशंस कर गए थे, सीटों से ज़्यादा। लेफ्टिनेंट जनरल ज़्यादा बना के थे, तो कहीं जाके मार्च 2026 में कहीं जाके तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी पूरी टीम इंस्टॉल कर सकेंगे। अपने मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल बनाएँगे, अपने ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल आएँगे, जिस तरह एक आर्मी चीफ अपनी टीम बनाता है। हुँ। एक तो वो ये है कि वो अपनी जगह आ जाएँगे, और दूसरा मुझे ये लगता है कि अब जो जेल की रियायतें थीं, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएँगी। अब कोई जेल में रियायतें नहीं हैं, मुलाकातें बंद हो जाएँगी। मुलाकातें पहले ही बंद थी। मेरे ख़्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम ये है कि अडयाला के बाहर अब कोई थिएटर लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। जो वो धरने-धुरने दिए जाते थे, जो बाहर शोर-व-गौगा किया जाता था, सड़क बंद की जाती थी, रियासत ने उस पर को सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया है। लिहाज़ा अब कोई अगर अडयाला आना चाहता है, तो घर से गिरफ़्तारी चेन में रख कर आए। अब वो कोई फन प्लेस या वो कोई तफरीहगाह नहीं है, वो गिरफ़्तारी देने की जगह है, जिसने आना है गिरफ़्तारी देनी आए। तो मुज़म्मिल साहब, आज जुमेरात का रोज़ था और सीएम केपी की एक बार फिर मुलाकात नहीं कराई गई और वो वैसे ही वापस लौट गए। लेकिन हमने देखा कि उनकी जानिब से इस दफ़ा कोई एहतजाजी कॉल नहीं दी गई, बाहर नहीं बैठ गए अडयाला जेल को, कोई धरना नहीं दिया, बल्कि खामोशी के साथ वो वापस चले गए और 7 दिसंबर को जो पेशावर में जलसा होगा उसका ऐलान भी किया गया। तो ओवरऑल ये सब कुछ करके, पहले करके, बाद में करके, धरने करके, क्या ही अचीव कर लिया उन्होंने? मुलाकात तो देखें, फिर नहीं हुई। इमरान खान की बहनों ने आज धरने का ऐलान किया हुआ था। हुँ, उनका ये ऐलान था, उनके ट्वीट्स आए हुए थे कि अगर आज मुलाकात ना करवाई गई, तो वो धरना देंगे, हुँ, और तब तक धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। हुँ, और इमरान खान की बहनों ने खुद ही आज धरना नहीं दिया। इसका मतलब है वो फैसल वाडा के ट्वीट से डर गईं, ऐसे की तैसी से। सुहेल अफरीदी ने भी धरना नहीं दिया, हालाँकि पिछली दफ़ा उन्होंने 16 घंटे धरना दिया था और वो सुबह तक बैठे रहे थे। आज वो 1.5 घंटे में ही वापस चले गए, इसका मतलब है वो भी फैसल वाडा के ट्वीट से डर गए, और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन उसके बाद हुई है। ट्वीट कल आ गया था। मेरे ख़्याल में जो ट्वीट जिनके ट्वीट का जो मैसेज था, आप बेशक उनको बेनामी सेनेटर कह लें, आप उनको जो मर्ज़ी कह लें, पीटीआई अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल पे, लेकिन उनकी तड़ी से डर गई है तहरीक-ए-इंसाफ। जो मुझे नज़र आया, वरना तो आज वहाँ धरना देते, आज वहाँ सुहेल अफरीदी बैठा रहता, आज वहाँ पॉलिटिकल बातचीत करते, आज इमरान खान की बहनें धरना देती, हम कहते कि जी ऐसी की तैसी का कोई खौफ नहीं है, बैठ गए हैं। लेकिन ऐसी की तैसी का तो ऐसा खौफ नज़र आया है कि दुम दबा के भागे हैं आज सारे अडयाला से, और शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है कि अब जो अडयाला के बाहर बैठा है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये तो मंगल और जुमेरात अगली बताएंगे कि कौन गिरफ्तारी के खौफ से जाता है और कौन फिर घर ही बैठा रहता है। तो मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अहम मुलाकात की। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से अहम मुलाकात हुई है। आदिल राजा और शहजाद अकबर की पाकिस्तान के हवालगी के कागजात जो थे उनके हवाले करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को मतलूब है और ये बहुत अहम है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो क्या इन दो अफराद को पाकिस्तान लेकर आना एक आसान प्रोसेस होगा, और क्या और भी ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, खासतौर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स जिनको कहा जाता है, वो भी पाकिस्तान लाए जाएंगे इसके बाद? अच्छा, आप देखिए दुनिया बदल रही है। हुँ,
बरतानिया जो कभी हेवन होता था जाके इमिग्रेशन लेने का, पासपोर्ट लेने का, अजाइलम लेने का, लोग जाते थे बरतानिया में इजीली सेटल हो जाते थे, नौजवान बच्चे जाते थे, उनको बीआरपी मिल जाते थे। पढ़ाई के बाद 2 साल का तो वो वैसे ही रेज़िडेंट परमिट दे देते थे, फिर जॉब ढूँढ लो तो वो और कर देते थे। ये सब कुछ बरतानिया ने ख़त्म कर दिया है। बरतानिया से भी अमेरिका की तरह डिपोर्टेशन शुरू हो गई है। वो तो अब आप बरतानवी लड़की या लड़के से शादी कर लें तो आपको पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। पुराने बरतानिया और नए बरतानिया के कवानीन में बहुत फ़र्क है। पुराने बरतानिया और नए बरतानिया के एक्स्ट्रेडिशन और अजाइलम कवानीन में भी फ़र्क है। अब कोई अजाइलम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर तो शहज़ाद अकबर ब्रिटिश सिटीज़न हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, तो फिर तो और बात है। हम्म। और अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहाँ रह रहे हैं, वो कुछ कोई केस किया हुआ है उन्होंने, अब मुझे उनकी लीगल हैसियत का नहीं पता उनके और आदिल राजा के, लेकिन जहाँ तक आदिल राजा तो वहाँ एक डेफेमेशन का केस हारे भी हैं। लेकिन अगर ये दोनों के पास ब्रिटिश सिटीज़नशिप नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो इनकी डिपोर्टेशन एक संजीदा मामला है, क्योंकि ये पुराने वाला बरतानिया नहीं है। जैसे जैसे आजकल अमेरिका पुराने वाला अमेरिका नहीं है, वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरह बरतानिया से भी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। लिहाजा ये कोई हुकूमत ने ऐसे ही मूव नहीं की है, नए जो तकाज़े हैं बरतानिया के, नए कवानीन उसके मुताबिक की गई। तो मुंज़मिल साहब, पाकिस्तान जिस तरह भी आपने बात की थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फैसल वावड़ा की, तो जिस तरह हमने अपने नाज़रीन से कल उनका ट्वीट शेयर किया था, तो पीटीआई के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से इतना लंबा-चौड़ा ट्वीट सामने आया है। सवाल बड़ा सीधा है, तहरीक-ए-इंसाफ की सारी लड़ाइयाँ फ़र्द वाहिद के खिलाफ ही क्यों होती हैं? नहीं, मेरे ख़्याल में वो ट्वीट आप जितना मर्ज़ी जवाब पढ़ लें, अमल ट्वीट का खौफ तो आज तहरीक इंसाफ पे अडियाले के बाहर नज़र आया है। मतलब आज तो सारे दुम-दमा के भागे हैं अडियाले के बाहर से, किसी ने बात ही नहीं की है वहाँ। हुँ। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि पूरी तहरीक इंसाफ फैसल वाडा के खौफ में है और उन्होंने फैसल वाडा के ट्वीट को अपने लिए ख़तरे की घंटी समझा है। इसलिए जिन्होंने फैसल वाडा से ट्वीट कराया उनके मकासद पूरे हो गए हैं। ट्वीट सही हदफ पे जाके लगा है और उसने काफ़ी तबाही मचाई। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।